हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं नदी विसर्प से। नदी विसर्प क्या होता है? जब नदी बहती है तो वो इस तरह से मुड़कर बहती है, तो ये जो मोड़ होता है उसे ही कहते हैं नदी विसर्प। यहाँ लिखा है, बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं। प्रारूप का मतलब होता है प्राथमिक रूप यानी पहला रूप। यहाँ लिखा है कि बाढ़ और डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसा, लूप क्या होता है? लूप एक चीज़ से दूसरे चीज़ के बीच में जो खाली जगह होता है उसे कहते हैं लूप। लूप किसे कहते हैं? जब आप नदी को देखेंगे, नदी इस तरह से मुड़कर चलती है, ये जो मोड़ है, इस मोड़ के बीच में खाली जगह होता है, इसे ही लूप कहा जाता है। यहाँ लिखा है कि बाढ़ और डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप यानी उनका प्राथमिक रूप विकसित होते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। नदी विसर्प किस तरह से बनते हैं? यहाँ पर नदी विसर्प के बनने का यहाँ कारण लिखा है। 3 कारण यहाँ दिए गए हैं। पहला कारण है मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। यानी कि जब धीमी ढाल पर जब पानी बहती है, पानी के बहने से तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव होता है, इसी की वजह से नदी विसर्प बनते हैं। दूसरा कारण क्या है? तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ना। यानी कि जो नदी का तट होता है, जो नदी का तट होता है उस पर जलोढ़ का, जलोढ़ क्या होता है? नदी अपने साथ जो भी पदार्थ लाती है उसे जलोढ़ कहा जाता है। जब नदी के तटों पर जलोढ़ का अनियमित जमाव होता है या असंगठित जमाव होता है, इसकी वजह से जल का दबाव जल के दबाव की वजह से नदी का पार्श्व बढ़ता है। इस वजह से नदी विसर्प बनते हैं। तीसरा वजह क्या है? तीसरा कारण यहाँ लिखा है, प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरियालिस प्रभाव होता क्या है। ये जो कोरियालिस प्रभाव होता है, इसमें ये जल की गति की दिशा को प्रभावित करता है और पानी के उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बहने का कारण बनता है। प्रवाहित जल का मतलब होता है बहने वाला जल। यहाँ लिखा है कि जो बहने वाला जल होता है, जो प्रवाहित जल होता है, उसका कोरियालिस प्रभाव की वजह से विक्षेपण होता है, इस वजह से नदी विसर्प बनता है। आगे लिखा है, अगर अपरदन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी कि जो नदी में जो विसर्प बनता है, जो मोड़ बनता है, वो कब कम होगी? अगर अपरदन कम होगा या ना होगा, या निक्षेपण कम होगा या फिर निक्षेपण नहीं होगा, या फिर निम्न कटाव होगा या निम्न कटाव नहीं होगा, इससे विसर्प की जो प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होते हैं। यहाँ लिखा है कि जो नदी होती है उसके जो विसर्प होते हैं उसके किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं। यानी कि जो नदी अपने साथ जितने भी सारे पदार्थ लाती है वहाँ पर उनका जमाव होता है। और उत्तल किनारों पर, यानी कि वो किनारा जो बीच से मोटा हो, उत्तल किनारा मीन्स वो किनारा जो बीच से मोटा हो, उसमें अधोमुखी कटाव होते हैं। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर झुका हुआ, नीचे की ओर झुका हुआ कटाव होता है। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। जो अवतल किनारे कटाव हैं वो किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ लिखा है, जो अधिक अपरदन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में जाने जाते हैं वो अधिक अपरदन से, यानी कि ज़्यादा कटाव से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।
उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है। जो उत्तल किनारे होते हैं यानी कि ऐसा किनारा जिनके बीच का जो हिस्सा होता है वो मोटा होता है, उनका ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। यह लिखा है चूँकि उत्तल किनारों का जो ढाल होता है वो धीमा होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने की वजह से ये जो किनारे हैं उनका अंदरूनी भागों पर अपरदन की वजह से यानी कटाव की वजह से ये कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भौमजल के बारे में। भौमजल क्या होता है? भौमजल ऐसा जल जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसे भौमजल कहा जाता है। भौमजल का अपरदन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भौमजल को एक संसाधन के रूप में वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि जो भौमजल होता है वो भी कटाव करती है। जो भौमजल होती है वो भी कटाव करती है, ज़मीन के अंदर कटाव करती है। इसलिए चूँकि भौमजल भी कटाव करती है, अपरदन करती है, वो एक कारक के रूप में उसे वर्णन किया गया है और भौमजल की वजह से, उसके कटाव की वजह से जो स्थल रूप बनते हैं उसका वर्णन किया गया है। लंबवत गहराई पर पाए जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। यह लिखा है कि लंबी गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे यानी कि ज़मीन के नीचे चट्टानों की संधियों यानी कि जहाँ पर चट्टानें आपस में मिलती हैं, चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करती है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही और जमीन के अंदर का जो जल है उसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपरदन का, चट्टानों के कटाव का कारण है। ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातली व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। यह लिखा है कि ऐसी चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, ऐसी चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होती है, उनमें धरातलीय और भौम जल यानी कि ज़मीन के जो ऊपर पानी होती है और ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वो रासायनिक प्रक्रिया करती है और उसके जरिए ही अनेक स्थल रूपों को वो विकसित करते हैं। और वो कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है? घोलीकरण और अवक्षेपण। घोलीकरण से भी स्थल रूप बनते हैं और अवक्षेपण से भी स्थल रूप बनते हैं। घोलीकरण क्या होता है? घुल जाना। और अवक्षेपण क्या होता है? किसी ठोस पदार्थ का बनना। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण या तो चूना पत्थर व डोलामाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरा संतरित पाई जाती है। यह लिखा है कि ये जो दो प्रक्रियाएं हैं जैसे कि घोलीकरण है और अवक्षेपण है, या तो चूना पत्थर से और डोलामाइट चट्टानों में अलग से या दूसरे चट्टानों के साथ अंतरा संस्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसकी निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यानी कि किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में जब ज़मीन के अंदर का जो जल है उसके जरिए घुलन प्रक्रिया होती है और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से जब ऐसे स्थल रूप बनते हैं उसे कार्स्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। ये कास्ट नाम किस पर आधारित है? यहाँ लिखा है कि कास्ट नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में जो उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानें हैं उन चट्टानों पर जो स्थलाकृति विकसित है उसी के आधार पर कास्ट नाम आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरदित स्थल रूप के बारे में। अपरदित स्थल रूप के बारे में। अपरदित स्थल रूप में हम पढ़ेंगे कुंड के बारे में, घोलरंध्र के बारे में, लैपिस के बारे में और चूना पत्थर चबूतरे के बारे में। घोलरंध्र क्या होता है? घोलरंध्र यानी कि भूमि के धंसने से बना एक गड्ढा।
यह लिखा है चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। यानी कि जो चूना पत्थर चट्टान होते हैं उनका जो नीचे का तल होता है उस तल पर घुलन क्रिया के जरिए यानी कि वो पानी में वो घुलते हैं और उनके जरिए ही छोटे और मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं और उनके घुल जाने पर इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं, यानी कि स्वेलो होल्स कहा जाता है। घोल रंध्र काष्ठ क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। जो घोल रंध्र होते हैं वो काष्ठ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्र विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। यह लिखा है कि घोल रंध्र क्या होता है। घोल रंध्र एक तरह का छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार होता है लेकिन नीचे वो कीप की आकृति के होते हैं और इनका जो क्षेत्र विस्तार होता है कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक होता है तथा गहराई जो होती है वो आधा मीटर से 30 मीटर या उससे ज़्यादा होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ लिखा है कि इनका जो निर्माण होता है वो अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और अगर इन घोल रंध्रों के यानी कि ये जो ज़मीन के धंसने से जो बड़ा गड्ढा बनता है उनके नीचे बनी जो कंदराएं होती हैं यानी कि जो गुफाएं होती हैं उन गुफाओं की छत अगर बर्बाद हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ज़्यादातर जो घोल रंध्र होते हैं ऊपर से अपरदित पदार्थों की यानी कि घोल रंध्र के ऊपर जो अपरदित पदार्थ होते हैं जो कटे हुए पदार्थ होते हैं उनके जमने से ये ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। जो ध्वस्त हुए जो घोल रंध्र होते हैं उनको डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि जो ध्वस्त घोल रंध्र होते हैं उनको डोलाइन भी कहा जाता है और ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा ध्वस्त रंध्रों के मुकाबले में घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंत भूमि नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। यहाँ लिखा है कि सामान्यतः जो धरातलीय यानी कि जो बहने वाला जल है धरातल के ऊपर का जो बहने वाला जल है घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में यानी कि ज़मीन के अंदर की जो नदी है उसमें विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के बाद किसी कंदरा से किसी गुफा से भूमिगत नदी के रूप में ज़मीन के अंदर की नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। यहाँ लिखा है कि जब घोल रंध्र व डोलाइन इन गुफाओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा यानी कि पदार्थों के खिसकने से आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत विशाल खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। आगे लिखा है धीरे धीरे चूना युक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं। यानी कि धीरे धीरे चूना युक्त जो चट्टानें होती हैं ऐसे चट्टानें जिनमें चूना होती है उनके ज़्यादातर भाग इन गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिस कहते हैं। इन कटकों या लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ये कटक कैसे बनते हैं ये लेपिस कहते हैं कैसे बनते हैं। ये जो कटक होते हैं या लेपिस होते हैं उनका निर्माण चट्टानों की संधियों में जो चट्टानें आपस में मिली होती है जहाँ उनकी संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिस के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ये जो लेपिस है उनके ये जो विस्तृत क्षेत्र हैं समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे कंदराएं यानी कि गुफा। ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, सैल, बालू, पत्थर व क्वार्ट्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो, यहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। कंदराओं का निर्माण कहाँ होता है? यहाँ लिखा है ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, जैसे कि सैल, बालू, पत्थर व क्वार्ट्जाइट है, और उनके बीच में अगर चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानें हो, या जहाँ सघन चूना यानी कि जहाँ घना चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहाँ प्रमुखतया कंदराओं का गुफाओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर सैल संचरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। जो पानी है वो दरारों से और संधियों से, यानी कि जो चट्टानें आपस में मिलती हैं, उन संधियों से रिसकर सैल संचरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संचरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती हैं, और इसी तल संचरण के सहारे जो चूना चट्टानें होती हैं वो घुल जाती हैं, और घुलने की वजह से लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनाते हैं, यानी कि खाली जगह बनाते हैं। चूँकि वो घुल जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर लंबे और तंग विशाल रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। यह लिखा है कि कभी कभी अलग अलग स्तरों पर कंदराओं का गुफाओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल और उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर होता है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, यानी कि प्रायः जो गुफा होते हैं उनका एक खुला मुख होता है, जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती हैं, यानी कि जिससे जो गुफाओं की नदियां हैं वो बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों उन्हें सुरंग कहा जाता है। ऐसी गुफाएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, एक तरफ का सिरा खुला हो और दूसरी तरफ का जो कंदरा गुफाओं का सिरा होता है वो खुला हो, ऐसे कंदराओं को गुफाओं को सुरंगें कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।